सो हेलो फ्रेंड, तो आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये वीडियो है काफ़ी दोस्तों के द्वारा रिक्वेस्ट किया गया था कमेंट बॉक्स में। तो आज की वीडियो में हम लोग को जो जानेंगे वो है एयर कूल्ड कंडेंसर के बारे में। तो जानेंगे कि एयर कूल्ड कंडेंसर क्या होता है, कैसे ये वर्क करता है, यानी कि कैसे हमारा एग्जॉस्ट स्टीम टरबाइन से आता है तो वो कंडेंसेट में तैयार होता है। ओके, और ये भी जानेंगे कि ये जो एयर कूल्ड कंडेंसर है इसका यूज कहाँ पर और क्या देखकर किया जाता है। तो वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो के साथ बने रहें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि इस टाइप की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए बिना समय वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो एयर कूल्ड कंडेंसर, तो देखिए ये एक टाइप का कंडेंसर ही होता है। अरे कहना क्या चाहते हो? जैसे हम लोग जेट कंडेंसर देखे थे, सरफेस कंडेंसर देखे थे, तो वहां पर हम लोग का क्या था कि वाटर का यूज किया जा रहा था स्टीम को कंडेंसेट होने के लिए। यहाँ पर जो है जैसा कि नाम से ही हमको पता चल रहा है कि एयर कूल्ड कंडेंसर, यानी कि यहाँ इस कंडेंसर में जो एग्जॉस्ट स्टीम होता है उसको कंडेंसेट में तैयार करने के लिए वाटर का नहीं एयर का यूज किया जाता है। ठीक है, जो कूलिंग एयर होता है उसका यूज किया जाता है, उसी के मदद से जो एग्जॉस्ट स्टीम है वो कंडेंसेट में तैयार होता है। ओके, तो इसलिए इसको हम लोग एयर कूल्ड कंडेंसर कहते हैं। और चूंकि यहाँ पर वाटर का यूज नहीं किया जाता है इसलिए इसे वाटरलेस ड्राई कूलिंग सिस्टम भी कहा जाता है। ओके, अब देखिए इस एयर कूल्ड कंडेंसर की हमें जरूरत है क्यों पड़ी, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग ने सरफेस कंडेंसर को देखा, जेट कंडेंसर को देखा, इसके अलावा उसके सब कैटेगरी को भी देखा। ओके, तो फिर इस एयर कूल्ड कंडेंसर का क्या महत्व है, क्यों इसकी जरूरत पड़ी। तो देखिए जैसा कि अभी हम लोग ने डेफिनेशन से जाना कि एयर कूल्ड कंडेंसर में क्या होता है कि स्टीम को कंडेंस करने के लिए एयर की जरूरत पड़ती है, यानी यहाँ पे वाटर की जरूरत नहीं है। और वो सभी जो हम लोग कंडेंसर देखे थे जेट या सरफेस, उसमें वाटर का रिक्वायरमेंट होता था। तो जिन जगहों पे, ठीक है, जिन जगहों पे वाटर का क्राइसिस होता है, वाटर की अवेलेबिलिटी कम होती है, ठीक है, तो वहां पर इसका यूज किया जाता है। साथ में जहां पर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो होता है वो लेस होता है। तो दो यहाँ पर मेन फैक्टर है कि एक तो वाटर जो होता है वो अगर वाटर अवेलेबल नहीं है या कम अवेलेबल है, ठीक है, वाटर लेस, और एक होता है कि अगर मान लीजिए एटमॉस्फेरिक जो टेम्परेचर है वो लो है। ओके, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जहाँ पे लो रहेगा वहाँ पर इसका यूज किया जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर लो रहेगा तो ये कूलिंग एयर को प्रोवाइड करा पाएगा, जिससे जो स्टीम है वो कंडेंस में तैयार हो पाए। ओके, अच्छा, अब देखिए ये कैसे काम करता है उसको हम लोग समझते हैं। तो उसके लिए ये बेसिक सा डायग्राम है। ये जो डायग्राम है वो 2D है। आप एनिमेशन के साथ या पिक्चर के साथ देखते जाइएगा, पूरा और भी अच्छे से आपको क्लियर होता जाएगा। ठीक है, एनिमेशन के द्वारा और भी आपको अच्छे से बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे जस्ट समझाने के लिए ये 2D डायग्राम बनाया गया है। तो कैसे काम करता है ये समझने से पहले क्या क्या पार्ट्स है इसको हम लोग समझ लेंगे। तो अगर आप एयर कूल्ड कंडेंसर आप देखेंगे तो कुछ आपको इस टाइप का दिखेगा। ठीक है, ये आपको जब आप पिक्चर एनिमेशन में देखेंगे आपको पूरा एक शेड, यानी कि जैसे झोपड़ी कैसा होता है उस टाइप का दिखेगा। साइड से आप देखेंगे तो ये जो ट्यूब्स दिखेगा आपको ए आकार का दिखेगा। ठीक है, तो इसलिए इसे ए टाइप ट्यूब भी कहते हैं। तो यहाँ पर आप टॉप में देखेंगे तो यहाँ पर एक इनलेट हेडर होता है, इसी में जो टरबाइन का एग्जॉस्ट स्टीम है वो आता है। इस हेडर के नीचे देखेंगे तो आपको फिन्स ट्यूब बंडल दिखेंगे, इसी में जो स्टीम है वो डिस्ट्रीब्यूट होकर आता है और कंडेंसेट तैयार होता है। यहाँ पर दो हेडर होते हैं, जो कंडेंसेट आ जाता है वो यहाँ पर कलेक्ट हो जाता है और फिर इसके माध्यम से हॉटवेल में या किसी कंटेनर में चला जाता है। अब इस जो फिन्स में जो ट्यूब आया उसको एयर प्रोवाइड कराने के लिए एक मैकेनिकल फैन जो कि VFD ऑपरेटेड होता है उसको यूज किया जाता है। VFD ऑपरेटेड यानी हम जरूरत के अनुसार इस फैन के RPM को हम लोग चेंज कर सकते हैं, जितना क्वांटिटी ऑफ एयर चाहिए उसके अनुसार इसका हम लोग RPM रख सकते हैं। ओके, तो ये इसके पार्ट्स हो गया। अब कैसे काम करता है उसको समझिए और साथ में ये एनिमेशन भी देखिए। ओके, तो देखिए हमारा जो स्टीम में जो टरबाइन गया, बॉयलर से जो स्टीम में टरबाइन गया वहाँ पे वर्क करने के बाद क्या हुआ, वो लास्ट स्टेज से फिर वो एग्जॉस्ट होकर इस हेडर में आता है। ठीक है, ये जो इनलेट हेडर है इसमें आता है। इसमें आप देखेंगे छोटे छोटे होल्स होता है जो कि ट्यूब्स के साथ जुड़े होते हैं, इसी ट्यूब्स में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। ओके, जैसे ही इसमें डिस्ट्रीब्यूट होते हैं तो यहाँ पर एक मैकेनिकल फैन जो होता है वो ऑलरेडी रनिंग कंडीशन में रहता है, यानी कि ये एटमॉस्फेरिक जो कूलिंग एयर है वो इसको प्रोवाइड कराता है, यानी कंटिन्यू ये इसके कांटेक्ट में होते हैं। ये ट्यूब में आप देखेंगे तो फिन्स होता है जिससे इनका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। सरफेस एरिया बढ़ने से जो कूलिंग होता है वो और भी बेहतर होता है, यानी हीट का ट्रांसफर जो होता है वो बेहतर होता है, जिससे यहाँ इसमें जो स्टीम, जो हॉट स्टीम है वो अपने लेटेंट हीट को लॉस कर देता है। ठीक है, तो एयर के द्वारा जो लेटेंट हीट होता है वो लॉस हो जाता है और फिर वो
कंडेंसेट में तैयार हो जाते हैं वो स्टीम। जैसे ही स्टीम जो है वो कंडेंसेट में तैयार हो जाते हैं तो नीचे में दो टाइप का आपको हेडर दिखेगा, ठीक है, ये आउटलेट हेडर इसको कहते हैं। तो इस हेडर में आ जाता है और इस हेडर के द्वारा फिर इस हॉट वेल में या जो कंडेंसेट कंटेनर होते हैं वहाँ पर आ जाता है। फिर इस कंडेंसेट को फिर से रीयूज कर लिया जाता है बॉयलर में। इस तरह से आपका एयर कूल्ड कंडेंसर जो होता है वो वर्क करता है। ओके, अब आप देखिए ये जो ट्यूब्स होते हैं इसमें कई सारे फिन्स लगे होते हैं, कांटेदार जो होते हैं वो उसको फिन्स कहा जाता है। तो ये जो फिन्स होता है वो चूंकि एयर के डायरेक्टली कांटेक्ट में रहता है और खुले एटमॉस्फेयर में रहता है, इसलिए क्या होता है इसमें फॉलिंग हो जाता है, ठीक है। फॉलिंग यानी कि ये गंदगी इसमें बैठ जाता है, तो जिससे क्या होता है हीट ट्रांसफर अफेक्टेड होता है। इसलिए इसका टाइम टू टाइम क्लीनिंग किया जाता है ताकि हीट ट्रांसफर जो है वो अफेक्टेड ना हो और इसकी इफिशिएंसी जो है वो बरकरार रहे। ओके, तो ये हो गया एयर कूल्ड कंडेंसर के बारे में। आई होप कि ये छोटा सा वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।